ओके, हेलो गाइस। आज हम देखने वाले हैं F1 फर्स्ट। F1 का फर्स्ट लेक्चर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी नॉर्थ साइड 8 अपकमिंग एग्जामिनेशंस RRB ASIC आपकी एनी नर्सिंग क्रैकिंग के लिए। पर ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिर्फ और सिर्फ हमारे नॉर्थ साइड 8 के लिए ही रहेगा। ये हम फोकस के साथ बोलते हैं क्योंकि इसका जैसा शेड्यूल्ड फिक्स्ड है बराबर, इसके बाद ये चलेगा, इसके बाद वो चलेगा, वो बिल्कुल नॉर्थ साइड 8 के अकॉर्डिंग बनाया गया है जो आपकी 12 अप्रैल को कंडक्ट होने वाली है। पूरा थियोरिकल पोर्शन सारे सब्जेक्ट का हम यहाँ पूरी तरीके से लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप लोग ज़रूर इसे देखिए, समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये रहेगा। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, फाइन होंगे, आपकी प्रेपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। इफ़ यू आर नोइंग फॉर दैट व्हाट इज़ हाउ टू मेक फॉर दैट माइंड मैप or what is the strategies we can use for selecting into the North Side 8. So you just comment into the comment box. I definitely reply to you and we definitely call to you for the कि आप कैसे जो है इसकी प्रिपरेशन करें। आप कमेंट बॉक्स में अपना नंबर भी ज़रूर डालना, ओके। जो भी दोस्त जो है वो इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है अच्छी तरीके से, उसके लिए है, ओके। आज के लेक्चर्स में हम जो है इंट्रोडक्शन ऑफ नर्सिंग, फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो हमारी माता है नर्सिंग के, उनको वंदन करके ये स्टार्ट करना चाहेंगे। उनके बारे में सीखेंगे, समझेंगे कि उनका क्या योगदान रहा, कि वो हमारे मदर ऑफ द नर्सिंग एंड फादर ऑफ नर्सिंग रहे हैं। नर्सिंग प्रोसेस के बारे में हम पढ़ेंगे और बेसिक ऑफ हॉस्पिटल, जैसे कि बेड की साइज़ क्या होनी चाहिए, मैट्रेस की साइज़ क्या होनी चाहिए, पिलो और पिलो कवर का साइज़ क्या होना चाहिए, और रूम टेम्परेचर किस तरीके का सेट होना चाहिए, सब कुछ हम लोग यहाँ पे फर्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। आप अच्छे से कंसंट्रेशन करके पढ़िएगा, ओके। हम स्टार्ट करते हैं। सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से हम समझने की कोशिश करेंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है आप डेफिनेटली कमेंट्स में डाल सकते हैं डाउट, या फिर आपका नंबर विद द डाउट, ओके। क्लियर है? तो हम स्टार्ट करते हैं। उसके पहले हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ओके। चलो, तो यहाँ पे हम सबसे पहले अगर देखें तो देखो क्या हमको दिया हुआ है कि इंट्रोडक्शन ऑफ नर्सिंग, जो हमने दिया है वही चीज़ें हम देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे है इंट्रोडक्शन ऑफ द नर्सिंग, ठीक है। तो व्हाट इज़ द नर्सिंग? नर्स वर्ड जो है मेनली ओरिजिनेटेड फ्रॉम लैटिन वर्ड से ये जो है आया। वो वर्ड था न्यूट्रिक्स, कोई नर्स नहीं था, न्यूट्रिक्स वर्ड्स था, ठीक है। इट मीन्स रिलेटेड टू दी न्यूट्रिशन, नरिशमेंट भी तो करती है नर्स, ओके। मतलब क्या है देखो, टू नरीज द पेशेंट, पेशेंट को नरीज करने का है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नरीज? नरीज करना मतलब कि उसको हर एक तरीके से फ्रूटफुलनेस करना। वो फिजिकली भी हो सकता है, मेंटली भी हो सकता है, ठीक है। तो हर एक तरीके से हम उसको नरीज करेंगे। जब कोई भी उसको सुनने वाला नहीं है, जब कोई उसके सिचुएशंस को समझने वाला नहीं है, हम उसको समझाएंगे, हम उसको सुनेंगे, ठीक है। और हम उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग में उसको काफ़ी सारे सजेशन देंगे कि जिसकी मदद से वो उसका यूज़ करके ठीक हो सके। टू नरिश द पेशेंट, टू केयर ऑफ द पेशेंट्स एंड टू ट्रीट वेल एंड सिक इंडिविजुअल। क्योंकि ज़रूरत नहीं है कि वेल अच्छा देखने वाला इंसान कि जिसको ना कोई फीवर है, ना जिसको कोई डायरिया हो रहा है, ना कोई वॉमिटिंग हो रही है, ना उसको डिप्रेशन है, तो उस इंसान को कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। उसको भी ज़रूरत हो सकती है उसके कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, या उसके डेली लिविंग की कोई एक्टिविटीज़ जिसमें उसको डिफ़िकल्टी फील हो रही है, ठीक है, उसके लिए। तो वो इंसान को हम हेल्थ एजुकेशन के रूप में भी हेल्प हो गए, ओके। सिक इंडिविजुअल को तो हम डेफिनेटली देखेंगे कि जो डिजीज़्ड है, जो बीमार है, जो इल है, ठीक है। एंड टू सर्व दी पेशेंट्स, हम पेशेंट को कुछ ना कुछ जो भी हमसे बन सकता है वो सर्व करेंगे, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ नर्सिंग क्लियर है। नर्सिंग क्या है? तो नर्स वर्ड जो है हमको लैटिन वर्ड न्यूट्रिक्स से मिला। उसका मतलब है नरिश द पेशेंट, केयर ऑफ द पेशेंट, ट्रीट वेल एंड सिक इंडिविजुअल एंड टू सर्व द पेशेंट, ओके। चलो, अभी है हेल्थ। डेफिनेशन ऑफ हेल्थ अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हेल्थ क्या है। तो उसके साथ हम बात करें कि वर्ल्ड हेल्थ डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं। दैट इज़ वन इज़ द लोगो ऑफ द WHO, ठीक है। ये लोगो है WHO का। और दूसरी बात,
कि हेल्थ जो है अकॉर्डिंग टू WHO क्या है, तो हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, वो फिजिकली शारीरिक रूप से, मेंटल मानसिक रूप से, सोशली सामाजिक रूप से, एंड स्पिरिचुअल धार्मिक रूप से वेलबींग होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, एंड नॉट मियरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज़, उसको कोई भी डिजीज़ नहीं होना चाहिए, और इन्फॉर्मिटी, ठीक है, उसको हम बोलते हैं हेल्दी पर्सन। अभी का सिनारियो अपडेशन कुछ ऐसा है कि हेल्थ की डेफिनेशन में से ये स्पिरिचुअल को निकाल दिया गया है, ठीक है, तो हम इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। अगर आपको यूँ पूछे कि हेल्थ के फैक्टर्स क्या हैं, तो उसमें भी यही आएगा, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल, ठीक है। दूसरी हम बात करें कि वर्ल्ड हेल्थ डे जो है, ठीक है, ये वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 7 अप्रैल 1948 के दिन ये सेलिब्रेट किया जाता है। हम सिर्फ ये रिमेंबर करते हैं कि 7 अप्रैल, दैट इज़ ओके, बट अभी की रिसेंटली एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है कि ईयर कौन सा, तो 1948 भी आपको याद रखना पड़ेगा। ये लोगो है, और WHO का जो हेडक्वार्टर हम बोले, ठीक है, WHO का जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर है। जो किसी भी डिज़ीज़ को पेंडेमिक बोलना है, ठीक है, क्वारंटाइन करना है, ये सब का जो होता है वो यही करके देता है, यही बोलता है, तब हम लोग मानते हैं। कोई नया डिज़ीज़ आया है तो उसका अनाउंसमेंट है, उसको कैसे ट्रीट करना है, ये सब कुछ यही बोलता है। इसी के साथ हम बोले तो इसके डायरेक्टर, ठीक है, इसके डायरेक्टर है कौन है, डॉक्टर, यस, गैब्रिसियस, है ना, तो गैब्रिसियस जो है वो इसके डायरेक्टर है। ओके, इसके साथ हम आगे बढ़ना चाहेंगे, तो डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग हम पढ़ेंगे, बहुत सारी डेफिनेशन, जैसे कि एक आपको दी हुई है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल नर्सिस एसोसिएशन, ठीक है, INA ने दी हुई है, ये किसने दी हुई है, INA, इंटरनेशनल नर्सिस एसोसिएशन। नर्सिंग एनकम्पासेस ऑटोनॉमस बॉडी, एक खुद से बनाई हुई बॉडी, नर्सिंग के द्वारा बनी हुई बॉडी, दैट इज द इंटरनेशनल नर्सिस एसोसिएशन। एंड कोलैबोरेटिव केयर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ऑल एजेस, हर एक उम्र के लोगों को देखने का, फैमिलीज़ को देखने का, ग्रुप को, कम्युनिटीज़ को, सीक और वेल एंड इन ऑल सेटिंग्स, ऐसा नहीं कि हॉस्पिटल में आएंगे तो ही, कम्युनिटी में जाके भी देखने का। नर्सिंग इंक्लूड्स द प्रमोशन ऑफ द हेल्थ को अच्छा करना, प्रिवेंशन ऑफ इलनेस, बीमारी को कम कर देना, एंड द केयर ऑफ इल, और बीमार की केयर करना, डिसेबल्ड की केयर करना, जिनका हाथ नहीं है, पैर नहीं है, देखा नहीं जा रहा है, सुना नहीं जा रहा है, ठीक है, एंड डाइंग पीपल, और जो मरे हुए पर्सन है उसकी भी केयर करना, ठीक है। ये भी तो ज़रूरी होता है, क्योंकि आपने वो पढ़ा है ना, अल्गोर मोर्टिस, लेबर मोर्टिस, राइगर मोर्टिस, यस, तो इसके लिए ये भी ज़रूरी है। एडवोकेसी, प्रमोशन ऑफ सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, रिसर्च पार्टिसिपेशन, रिसर्च में पार्टिसिपेट होना, इन शेपिंग हेल्थ पॉलिसी एंड इन पेशेंट एंड हेल्थ सिस्टम्स मैनेजमेंट and education are also key nursing roles according to the International Nurses Association, ठीक है, ये उसकी डेफिनेशन है इंटरनेशनल नर्सेज एसोसिएशन के थ्रू। नर्सिंग encompasses autonomous and collaborative care of individuals of all ages, families, group and communities, sick or well, and in all settings. Nursing includes the promotion of health, prevention of illness and care of the ill, disabled and dying people, advocacy, promotion of safe environment, research participation in shaping health policy, and in patient and health systems management and education are also key nursing role. ऐसे हम आगे और डेफिनेशन देखना चाहेंगे नर्सिंग की। ये जो डेफिनेशन है वो अमेरिकन नर्सेज एसोसिएशन ने दिया, ANA। नर्सिंग इज ए प्रोटेक्शन, प्रमोशन and optimization of health and abilities, prevention of illness and injury, alleviation of suffering through the diagnosis and treatment of human response, and advocacy in healthcare for individuals, families, communities and population। और लोगों के लिए एक एडवोकेट का काम करना हेल्थ केयर सेटिंग्स में, जो इंडिविजुअल्स के लिए हो सकता है, फैमिलीज़ के लिए हो सकता है, कम्युनिटीज़ एंड पॉपुलेशन के लिए भी हो सकता है। नेक्स्ट जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने दिया, द लेडी विद द लैम्प भी उनको बोलते हैं,
देखो उनका खूबसूरत सा फोटो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। द एक्ट ऑफ यूटिलाइजिंग द एनवायरनमेंट, एक्ट ऑफ यूटिलाइजिंग द एनवायरनमेंट्स को कैसे यूज़ करना है अब द पेशेंट के लिए टू असिस्ट हिम इन इज रिकवरी। एक ऐसा एनवायरनमेंट रेडी करो कि जो पेशेंट की रिकवरी में जो है वो जल्दी रिकवर हो जाए, है ना। तो उन्होंने एक पार्ट बताया एनवायरनमेंट को कि जो पेशेंट की रिकवरी के लिए इम्पोर्टेंट हो, और इसी के लिए उन्होंने क्योंकि एनवायरनमेंट पे वो दिया, उन्होंने साथ में एनवायरनमेंटल थ्योरी भी दिया, है ना। तो ये भी यहाँ पे हमने इंक्लूड किया है कि एनवायरनमेंटल थ्योरी भी जो है वो खुद फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने ही दी, है ना। और इन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिनका नाम था नोट्स ऑन नर्सिंग, है ना, जिसका नाम क्या था, ओके। तो ये भी उन्होंने लिखी हुई है, याद रखना, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वर्जीनिया हैंडोजन, और इनकी डेफिनेशन शायद आपको याद होगी क्योंकि हम जब पढ़ते थे तब भी रेडी करते थे। द यूनिक फंक्शन ऑफ द नर्स इज टू असिस्ट द इंडिविजुअल sick or well in the performance of those activities contributing to health or its recovery or to peaceful death। उसके peaceful death में भी आपको किस तरह tertiary intervention, okay, वो that he would perform unaided if he had the necessary strength, will or knowledge, okay। तो हमने बहुत सारी डेफिनेशन देखी, इंटरनेशनल नर्सेज एसोसिएशन, अमेरिकन नर्सेज एसोसिएशन, फ्लोरेंस नाइटिंगेल एंड वर्जीनिया हैंडरसन, ये सब ने जो है वो नर्सिंग की जो डेफिनेशन दी हमने वो सारी देखी, ओके। अभी देखेंगे हम व्हाट इज़ द नर्स एंड हु इज़ द नर्स। अ नर्स इज़ अ पर्सन, नर्स एक ऐसी पर्सन है हु नरिसेस, फोस्टर्स एंड प्रोटेक्ट्स, नरिसेस, फोस्टर्स एंड प्रोटेक्ट्स एंड हु इज़ प्रिपेयर्ड टू टेक केयर ऑफ सिक, वो लोगों को प्रिपेयर करती है कि सिक लोगों की, बीमार लोगों की, इंजर्ड लोगों की, वुंडेड लोगों की एंड एज्ड पीपल की, ठीक है। जीरियाट्रिक नर्सिंग सुना है, वो एक एडवांस पार्ट है हमारी नर्सिंग का, यस। तो ये जीरियाट्रिक जो एजेड लोगों के अंदर इंक्लूड होता है, ये जीरियाट्रिक लोगों की किस तरीके से हम जो है वो टेक केयर करेंगे ये वो सिखाएंगी, है ना। तो अभी यहाँ पे हमको पूरा नर्सेस के लिए एक रेडी किया हुआ है, देखो आप कि कैसे है। तो एंड फॉर द नॉबिलिटी एंड नॉलेज, यू फॉर द यूजफुलनेस एंड अंडरस्टैंडिंग, आर फॉर द राइटिशियसनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एस फॉर द सिंप्लिसिटी एंड सिंपैथी, एंड ई फॉर द इफिशियंसी। ये आपको याद होना चाहिए, ओके। नर्स का पूरा है एंड फॉर द नॉबिलिटी एंड नॉलेज, यू फॉर द यूजफुलनेस एंड अंडरस्टैंडिंग, R for the righteousness and responsibility, S for the simplicity or sympathy, and E for the efficiency। नाइस, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एजेड पीपल के लिए याद रखना एडवांस नर्सिंग, जीरियाट्रिक नर्सिंग जो सिर्फ और सिर्फ बूढ़े लोगों की, जो अभी किसी पे डिपेंडेंट है वैसे लोगों की जो है वो केयर करने के लिए बनता है। फॉरेन में ये बहुत ज़्यादा चलता है, और फॉरेन में एज अ गवर्नमेंट जो है आपको हायर करेंगी जीरियाट्रिक लोगों की केयर करने के लिए, ठीक है। वहाँ पे हमारे यहाँ पे जैसे इंडिया में ओल्ड एज होम है ना, वैसे ओल्ड एज होम नहीं होते हैं, वैसे ये जीरियाट्रिक लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में नर्स हायर करके दी जाती है गवर्नमेंट के थ्रू, कि जो उनकी अच्छी तरीके से जो है केयर कर पाए, ठीक है, उनको सुन पाए, उनकी मेडिसिन याद करके उनको टाइम से दे पाए, उनकी बेसिक नीड्स जो है वो फुलफिल कर पाए, है ना। चलो गुड। रोल ऑफ द नर्स, कौन से रोल है नर्स के, एज अ केयर प्रोवाइडर, एज एन एजुकेटर, वेरियस रोल्स ऑफ द नर्सेस ना, एज एन एडवोकेट, एज अ मैनेजर, एज अ कोलाबोरेटर, एज अ लीडर एंड एज अ रिसर्चर, ठीक है। एज अ केयर प्रोवाइडर, केयर प्रोवाइड करने में, एज एन एजुकेटर, हेल्थ एजुकेशन देने में, एज एन एडवोकेट, एडवोकेसी करने में, एज एन मैनेजर, as a collaborator, as a leader, as a team leader, yes, and as a researcher, research में भी उसका participate रहता है, okay। अभी है एक टॉपिक नर्सेज एटिक्वेट, ठीक है। क्या है नर्सेज एटिक्वेट? नर्सिंग इज अ नोबल प्रोफेशन बिकॉज नर्सेज सर्व सर्विसेज डायरेक्टली टू द ह्यूमैनिटी। ये एक नोबल प्रोफेशन है क्योंकि इसको कोई रोबोट या एनिमल्स के साथ काम नहीं करता है,
इसको ह्यूमंस के साथ काम में करना है ना, इसको सही लाइव इंसान के साथ काम करना है, उसकी बॉडी पे काम करना है, और सिक और वेल इंडिविजुअल्स विदाउट एनी इनइक्वालिटी, और इसमें कोई भी इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, ना किसी का कास्ट देखना है, रिलीजन देखना है, कलर देखना है, क्रीड देखना है, जेंडर देखना है, ठीक है, इनइक्वालिटी के बिना आप उसका जो है केयर करोगे. सो बीइंग अ नर्स सम प्रोफेशनल्स एटिक्वेट्स शुड ऑलवेज बी लर्न. सो अगर आप एक नर्स है, एक प्रोफेशनल नर्स है, एक सच्चे नर्स है, एक अच्छे नर्स है, तो आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए और आपको इसी के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए. क्योंकि जब हम नर्स बनने जाते हैं ना, जब हम जीएनएम करते हैं, जब हम बीएससी करते हैं, तो हमको एक ओथ दिलाई जाती है, हाथ में एक लैंप लेके, कैंडल लेके, है ना. क्योंकि हमारी जो माता है, हमारी जो पिता है नर्सिंग के, वो उनको ही खुद लेडी विद द लैंप बोला जाता था, क्योंकि उन्होंने क्राइमियन वॉर के दौरान सोल्जर्स की जो थी हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की. वहाँ पे कुछ अवेलेबल तो नहीं था रिसोर्सेज और राइट कुछ भी, वो खुद लैंप लेके गई और सबकी मदद की. तो इसलिए हमको ऐसे दिया जाता था. उस टाइम हमको इस तरीके से ओथ रेडी करवाते थे, वी नॉट नोइंग फॉर दैट व्हाट इज़ द मीनिंग बिहाइंड ऑफ दैम, है ना. वो यही सब है, बट हमें याद नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी अपना एक जो था फॉर्मेलिटीज़ पूरा किया और हमको भी उसी तरीके से ट्रीट किया, तो हमने वही किया. ठीक है. तो ये ज़रूरी है कि जिस तरीके से हमको वो याद है कि इंडिया इज़ माई कंट्री या फिर भारत मारो देश है, एवी ज रीते ओके सेम टू सेम हमको ये याद होना चाहिए, है ना. उसी तरीके से सेम टू सेम, है ना, हमको याद होना चाहिए कि व्हाट इज़ अवर ओथ, हमारी नर्सिंग की प्रतिज्ञा क्या है. ओके. हाउ टू ग्रीट द पेशेंट, हम पेशेंट को कैसे ग्रीट करेंगे. जैसे कोई पेशेंट हमारे पास आता है, हम उसको बोलेंगे, हम पहले उसका नाम नहीं पूछेंगे, हम बोलेंगे कि गुड मॉर्निंग रामलाल, आई एम ट्विंकल परीक, आई एम रजिस्टर्ड नर्स फ्रॉम योर वार्ड. मेरी ये ड्यूटी है और मैं आपको ये जो है वो केयर प्रोवाइड करने वाली हूँ. समझ आता है. तो उसको आपके ट्रस्ट आएगा कि आप है क्या, आपका नाम क्या है, गुड मॉर्निंग विश करना, ये उसको सूदिंग फीलिंग देगा. क्योंकि एक तो एनवायरनमेंट चेंज हुआ, पेशेंट घर से यहाँ पे आया और आप उसके साथ किसी भी तरीके से अगर बात कर रहे हो, चलो आओ आपके लिए बेड रेडी है, वहाँ पे जाके सो जाओ, वो नंबर का बेड दिख रहा है, तो पेशेंट कैसे बिलीव करेगा आप पे, कैसे ट्रस्ट करेगा, और वो कुछ भी नहीं बताएगा. उसकी सिचुएशन घर से ज़्यादा वर्स्ट होगी. ठीक है. तो एक नर्स का ही बिहेवियर है कि जो पेशेंट्स को जल्दी से जल्दी ठीक करेगा. ओके. चलो, तो पेशेंट को पहले तुम्हें ग्रीट करना है अच्छी तरीके से. हाउ टू रिस्पेक्ट पेशेंट, पेशेंट की रिस्पेक्ट करनी है. फिर क्यों ही वो छोटू सा बच्चा ही क्यों ना हो, पर हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी है. हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, मैंने आपको सिखा दिया. कैसे बोलोगे आप अपना नाम, जिसमें आपका नाम और आपका सरनेम आ जाना चाहिए. दूसरी बात, आप वहाँ के क्या हैं, आप इंचार्ज है, आप सुप्रिटेंडेंट है, आप असिस्टेंट नर्सिंग है, आपको बताना है. ठीक है. जिससे उसको काफ़ी सारा सूदिंग इफेक्ट और ट्रस्ट आएगा आप पे. चलो, तो पेशेंट को ग्रीट करना है, पेशेंट की रिस्पेक्ट करनी है, और आपका सेल्फ आपको इंट्रोड्यूस करना सीखना है. हाउ टू मेंटेन थेराप्यूटिक एनवायरनमेंट या थेराप्यूटिक रिलेशनशिप एनवायरनमेंट, इसको ही तो बोलते हैं हम मिलियू थेरापी. पेशेंट को पूछेंगे भाई साहब आपको कैसा एनवायरनमेंट चाहिए, जब पेशेंट बहुत ही इल होता है ना, उस स्टेज के अंदर. थेराप्यूटिक रिलेशंस विद द पेशेंट्स. ठीक है. अगर वो आपको बोलता है सिस्टर क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड है, क्या आपका नंबर मिलेगा, ये सब नहीं बताना है, उसको रोकना है वहाँ पे कि भैया ये आपका कोई हक नहीं है, आपने अभी पूछा तो पूछा, नेक्स्ट टाइम मत पूछना, आप ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो. तो जहाँ पे उसको रोकना है, आपको रोकना भी है. ठीक है. ऐसा नहीं कि उसने पूछा आपने नंबर दे दिया, ये गलत चीज़ है. आपकी बाउंड्रीज आपको पता होनी चाहिए कि मुझे कहाँ क्या करना है. ओके. हाउ टू ईट एंड ड्रिंक्स विद अदर प्रोफेशनल्स, टीम मेंबर्स के साथ अगर खाने पीने बैठे हो तो कैसे खाओगे, कैसे पियोगे, वो सब देख के पीना है. क्योंकि किसी की हैबिट होती है ना घर पे, केला एक बाजू टीवी चालू, एक बाजू दे धनाधन चलता जा रहा है. हम किसी के साथ बैठे हैं तो हमको वो सब देख के खाना पीना है. ठीक है. ये ज़रूरी है. हाउ टू रिस्पेक्ट कोवर्कर्स, और हमारे कोवर्कर से अभी कभी भी ऐसा हो कि भूल हो जाए, कोई मिस्टेक हो जाए पेशेंट के सामने, हम ऑब्जर्व ज़रूर कर रहे हैं कि इसने ये गलती की,
पर हम पेशेंट के सामने उसको कुछ नहीं बोलेंगे, हम उसको प्यार से समझाएंगे कि तुमने ये हो गया था ना तुमसे, तो ये ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता, ठीक है। ये उसके रिस्पेक्ट करना भी हमारे हाथ में ही है। अगर आप वहाँ पे जाके रामलाल के सामने उसको डांटते हो, तुझे पता चलता है कैथेटर डालना एक स्टेराइल टेक्निक है, ऐसा डालते हैं कोई, पेशेंट को तकलीफ होगी, ये होगा वो होगा, मतलब पेशेंट का और उसके बीच का ट्रस्ट तोड़ रहे हो, ठीक है। वो कभी दूसरी बार कोई प्रोसीजर करने नहीं जाएगा, उसको बहुत गंदा लगेगा, ओके। तो आपको उसको वही टाइम अगर रोकना भी है तो आप रोक सकते हो प्यार से। किसी भी चीज़ किसी को कहो तो प्यार से, कि किसी को दुख नहीं होना चाहिए, है ना, या किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आप उसको डांट रहे हो, ठीक है। सिखाओ मगर प्यार से, तो वो जल्दी से सीखेगा, ओके। चलो, तो रिस्पेक्ट करना भी आपको सीखना है। 4 फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ नर्सेज। नर्सेज की 4 फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी: प्रमोशन ऑफ हेल्थ, हेल्थ को अच्छा करना, प्रिवेंशन ऑफ इलनेस, बीमारी को दूर करना, रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ, जितना हेल्दी है उसको अच्छे से बनाए रखना, एलिविएशन ऑफ सफरिंग, अगर आप किसी चीज़ से सफ़र कर रहे हो, सफरिंग हो रहे हो तो उसको दूर करना, ठीक है। प्रमोशन ऑफ हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ इलनेस, रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ एंड एलिविएशन ऑफ सफरिंग। इंटरनेशनल नर्सेज डे जो सेलिब्रेट किया जाता है 12 ऑफ द मे को, कि जब हमारी फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जो मॉडर्न पायोनियर ऑफ द नर्सिंग है, मदर ऑफ द नर्सिंग है, फादर ऑफ द नर्सिंग है, फाउंडर ऑफ द नर्सिंग है, ठीक है, लेडी विद द लैम्प है, ओके। स्टैटिस्टिक में भी उनका काफ़ी योगदान है। ऐसी हमारी नर्सिंग के सबसे इम्पोर्टेंट, कि वो नहीं होते तो अभी हम नहीं होते, हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी ना कर रहे होगे कि जिसकी सैलरी 90,000 प्लस होती है, ठीक है, ये भी हमको कभी नहीं मिलता, तो हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे कि थीम क्या है। हर एक नर्सेज दिन के दिन जो है वो इंटरनेशनल नर्सेज एसोसिएशन एक थीम देता है, ठीक है। तो हम यहाँ से देखना चाहेंगे कि 2017 में नर्सेज अ वॉइस टू लीड अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स SDG के लिए दिया। 2018 में नर्सेज अ वॉइस टू लीड हेल्थ इज़ अ ह्यूमन राइट। 2019 नर्सेज अ वॉइस टू लीड एंड हेल्थ फॉर ऑल। ये जो हेल्थ फॉर ऑल वाला जो सेंटेंस है, अगर आपको याद हो तो अल्मा आटा कॉन्फ्रेंस जो था उसने दिया था, और वो हुआ था 1978 में, याद है ना आपको अल्मा आटा, ओके। 2020 नर्सेज अ वॉइस टू लीड हेल्थ नर्सिंग द वर्ल्ड टू। 2021 नर्सेज अ वॉइस टू लीड हेल्थ केयर अ विजन फॉर फ्यूचर। ये सब कुछ याद नहीं रखोगे कोई बात नहीं है, हमको याद ये रखना है। 2024 आवर नर्सेज आवर फ्यूचर द इकोनॉमिक पावर ऑफ केयर। एंड 2025 का, क्योंकि 12 ऑफ द अप्रैल को हमारी एग्ज़ाम है, 12 ऑफ द मे को ये डे सेलिब्रेट किया जाएगा। ऑब्वियसली थीम रिलीज केयरिंग फॉर नर्सेज स्ट्रेंथन्स इकोनॉमीज, याद रखेंगे, केयरिंग फॉर नर्सेज स्ट्रेंथन्स इकोनॉमीज, और 2024 की अवर नर्सेज अवर फ्यूचर द इकोनॉमिक पावर ऑफ केयर। क्लियर। ये देखो नोट जो दी हुई आपको कि दी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO जो था हैज़ डिक्लेयर्ड 2020 को WHO ने एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ द नर्सेज एंड मिडवाइफ जो है वो डिक्लेयर किया। 2020 को WHO ने जो है इंटरनेशनल नर्सेज एंड मिडवाइफ जो है ईयर डिक्लेयर किया, ठीक है, इन ऑनर ऑफ द बाई सेंचुरी ऑफ द बर्थ ऑफ द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इनका जो जन्म है, ठीक है, 2020 में ये डिक्लेयर किया है, और इनका जो जन्म है वो 12 मई 1820 को हुआ। तो इसमें जो है वो 22 सेंचुरी हुई। एक सेंचुरी में 100 साल होते हैं, इसमें 22 सेंचुरी 200 साल किए थे। देखो होता है 0 2 2 0, यहाँ पे लगेंगे 10, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, हो गए 200 ईयर्स, 22 सेंचुरी हुई थी। और इसीलिए WHO ने 2020 को इंटरनेशनल नर्सेज एंड मिडवाइफ ईयर जो है वो डिक्लेयर किया है। याद रखना ये ज़रूरी है। बायोग्राफी ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जैसे हमारे बायोडेटा बनते हैं, इनकी बायोग्राफी, ठीक है। चलो, इंट्रोडक्शन। फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग, मदर ऑफ नर्सेज, शी इज ऑल्सो नॉन एज अ लेडी विद द लैम्प बिकॉज
लेडी विद द लैम्प ये नाम उनको क्यों दिया? क्योंकि उन्होंने हेल्प किया था सिक पीपल इन द क्राइमियन वॉर 1853 टू 1856 में जो चला। डे एंड नाइट इन्होंने निरंतर जो है नर्सिंग के लिए बहुत ही काम किया, डोर टू डोर जा के काम किया ड्यूरिंग नाइट टाइम विथ लैक ऑफ रिसोर्सेज, कि जब रिसोर्सेज भी अवेलेबल नहीं थे, सी विजिटेड टू सोल्जर्स हेल्थ सेंटर या कैंप विद द हेल्प ऑफ द फ्लैम लाइट ओनली, और इसके लिए उनको नाम दिया गया लेडी विद द लैम्प। चलो, इनका जन्म हुआ था 12 मई 1820 को फ्लोरेंस सिटी इटली के अंदर, और इनका डेथ हो गया था 13 अगस्त 1910 एट पार्कलैंड सिटी लंदन इंग्लैंड के अंदर। इंटरनेशनल नर्सेस डे 12 ऑफ द मई को, जब इनका बर्थडे है तभी सेलिब्रेट किया जाता है। ड्यू टू क्यों इसी दिन, क्यों फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बर्थडे के दिन ही? ड्यू टू द मैसिव कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल टू द वे ऑफ ह्यूमैनिटी, क्योंकि उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो आज तक किसी ने प्रदान नहीं कर पाया है। ठीक है, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का बहुत ही मैसिव कंट्रीब्यूशन रहा है ह्यूमैनिटी के लिए एट द टाइम ऑफ द क्राइमियन वॉर जो 1853 टू 1856 में हुआ, एंड हर होल लाइफ डेडिकेटेड टू ह्यूमैनिटी, और उन्होंने अपनी पूरी लाइफ जो है, पूरा जीवन जो है वो ह्यूमैनिटी के लिए जो है वो प्रदान कर दिया था। फॉर दैट पर्पज़, इसी पर्पज़ से फॉर सेलिब्रेट्स नाइटिंगेल्स बर्थडे एवरी ईयर ऑन 12 मई एज एन इंटरनेशनल नर्सेज डे, और इसी की वजह से इनका जो बर्थडे था वो इंटरनेशनल नर्सेज डे के रूप में सेलिब्रेट हो रहा है और होता जाएगा। हॉस्पिटल के एरियर में इनका क्या योगदान रहा? हॉस्पिटल में उन्होंने हॉस्पिटल हाइजीन, सैनिटेशन एंड स्टैटिस्टिक्स के रूप में एनवायरमेंटल थ्योरी इन्होंने दिया था 1860 के अंदर, वॉज गिवन बाय फ्लोरेंस नाइटिंगेल, एंड टाइटल ऑफ दिस थ्योरी, और इसका थ्योरी का टाइटल था व्हाट इज़ इट, क्या है, एंड व्हाट इज़ नॉट, और क्या नहीं होना चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस एंड रिसर्च। फर्स्ट नर्सिंग थ्योरिस्ट इज द फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फर्स्ट नर्सिंग थ्योरिस्ट भी कौन थी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फर्स्ट प्रोफेशनल एंड साइकाइट्रिक नर्सेज ऑफ यूनाइटेड नेशंस is not a Florence Nightingale, but in the psychiatric nursing, the most participation is the Linda Richards, American nurse, the Linda Richards. First professional nursing training school, the first professional school, the Florence Nightingale School, उसका नाम भी फ्लोरेंस नाइटिंगेल था, पर पहले से नहीं था। पहले उसका नाम था स्कूल सेंट थॉमस हॉस्पिटल लंदन। ये भी एस्टेब्लिश हुई थी 1860 में, जब हमारी जो माता है नर्सिंग की, उन्होंने एनवायरनमेंटल थ्योरी दी, तभी ये हुआ था स्कूल का एस्टेब्लिश्ड। बट बहुत टाइम बाद, आफ्टर सम टाइम, इट्स नेम चेंज, सेंट थॉमस हॉस्पिटल से इसका नाम चेंज कर दिया गया और फ्लोरेंस नाइटिंगेल स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड मिडवाइफरी रख दिया गया। ये जो स्कूल थी, ये जो हॉस्पिटल थी, वो एस्टेब्लिश हुआ था किंग्स जॉर्ज कॉलेज ऑफ लंदन के अंतर्गत। ओके, किंग्स जॉर्ज कॉलेज ऑफ लंदन के अंतर्गत। हमारे फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कौन कौन से अवार्ड्स दिए गए हैं? रॉयल रेड क्रॉस अवार्ड 1883, लेडी ऑफ ग्रेस ऑफ द ऑर्डर ऑफ सेंट जॉन LGSTJ 1904, ऑर्डर ऑफ मेरिट एंड ऑनररी फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन 1907, मॉडर्न थ्योरी ऑफ नर्सिंग, साइंटिफिक थ्योरी ऑफ नर्सिंग एंड पायोनियरिंग मॉडर्न नर्सिंग वॉज गिवन बाय फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इंडियन नर्सिंग काउंसिल के बारे में हम पढ़ना चाहेंगे। तो पहला तो एक, जैसे कि डिफ़िकल्टी होती है बच्चों को कि मैडम एक INC है और एक ICN है, और इसमें ना ऐसा हो जाता है कि कई बार हम ICN में इंडियन नर्सिंग काउंसिल लिख के आ जाते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ नर्सिस। नहीं हो सकता है क्या? हो सकता है। तो चलो हम इसको कैसे याद रखें पहले तो, क्योंकि छोटू छोटू से वर्ड है ना, वो जो मार्क्स काट के जाते हैं ना, पूरी ज़िंदगी याद रहते हैं कि साला ये भूल मैं कभी नहीं कर सकता था, ये भूल कैसे हो गई, है ना। तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल फॉर द इंडियन, INC, इंडियन, ऐसे याद रखना, कभी नहीं भूलोगे। इंडियन नर्सिंग काउंसिल INC, क्योंकि इंडियन में ही IN आता है, तो यहाँ पे पहले भी INC ही आता है। इंडियन नर्सिंग काउंसिल बिफोर इंडिपेंडेंस ही चालू हो गया था, क्योंकि देख सकते हो आप कि ये जो है, इसका एक्ट 1947 में ही जो है वो बन गया था। ठीक है, तो इंटरनेशनल नर्सेस एसोसिएशन या काउंसिल से भी ये सबसे पुराना है इंडियन नर्सिंग काउंसिल।
PRIT is an autonomous institute of India under Ministry of Health and Family Welfare MOHFW. The function of the council, ये जो function है इसके council के क्या रहेंगे, is to provide uniformity in the nursing education. INC का एक्ट लीगलाइज्ड हो गया था इंडिया में 1947 में. INC एक्ट इन्फोर्स्ड इन इंडिया 1949. लास्ट अमेंडमेंट हुआ इसका, जो उसमें सुधारे वधारे किए जाते हैं ना, कुछ भी चेंजेस, वो INC एक्ट 2020 में लास्ट किया गया है. फंक्शन, ये इसका लोगो है, भारतीय उपचर्या परिषद, इंडियन नर्सिंग काउंसिल INC. क्या फंक्शन करता है? रिकॉग्निशन ऑफ नर्सिंग क्वालिफिकेशन इन द कंट्री, granting any nursing qualification. INC has the power requiring for course, training and examination if any doubt, withdrawal of recognition and power to make regulations. Good. अभी हम पढ़ेंगे नर्सिंग प्रोसेस के बारे में. वाओ, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट. तो इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द प्रायोरिटीज ऑफ द क्लाइंट्स. प्रायोरिटी के वाइज पूरा केयर प्लान रेडी करने का. पहले मैं पेशेंट को ये कर दूंगी, फिर ये कर दूंगी, फिर ये कर दूंगी. ठीक है, ये है हमारा नर्सिंग प्रोसेस. अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी हम बनाएंगे. उसके लिए हम मास्लोज हायरार्की का भी यूज़ कर सकते हैं. ओके, प्रायोरिटी सेट करने के लिए. इट इज़ ऑल्सो यूज टू सेट द गोल्स. ये गोल्स को सेट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है. देर आर 5 फेजेज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस, और उसको याद रखने के लिए एक मैनोमिक यूज किया गया है, वो है RDP. क्या है? RDP. देर आर 5 फेजेज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस. उसको याद रखने के लिए एक मैनोमिक यूज होता है जो RDP है. A फॉर द असेसमेंट, D फॉर द डायग्नोसिस, P फॉर द प्लानिंग, I फॉर द इंटरवेंशन एंड E फॉर द इवैल्यूएशन इन द सीक्वेंस. ओके, चलो, तो हम पहला देखना चाहेंगे असेसमेंट एंड एनालिसिस क्या होता है. असेसमेंट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस. ये क्वेश्चन कई सारी एग्जाम में पूछा गया है कि विच इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस, असेसमेंट या एनालिसिस. दिस फेज रिक्वायर्स द नर्सेज टू ऑब्टेन ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव को हम बोलेंगे ओवर्ट डेटा. कैसा डेटा? ओवर्ट डेटा. और ये जो ऑब्जेक्टिव डेटा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ हेल्थ केयर प्रोवाइडर ही ले पाता है और कोई नहीं. फिजिकल एग्जामिनेशन, ये सब कुछ इसी के अंदर आ जाएगा. चेकिंग है, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन है, एंड सब्जेक्टिव डेटा जिसको हम कोवर्ट डेटा बोलते हैं. कैसे डेटा? कोवर्ट डेटा, जो हमको पेशेंट देगा या फिर उसकी फैमिली नेबरहुड फ्रेंड्स देंगे. तो सब्जेक्टिव डेटाज के अंदर 2 पार्ट्स पढ़ते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी. ठीक है, असेसमेंट 2 तरीके से होगा, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ हेल्थ केयर प्रोवाइडर के थ्रू या हेल्थ केयर प्रोफेशनल के थ्रू ही होगा. बट सब्जेक्टिव जो है हमको पेशेंट बताएगा. सब्जेक्टिव के 2 टाइप और सब टाइप्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी मतलब वो पेशेंट खुद हमको बताता है मेरे साथ ये होता है, मैं इतने पैकेट सिगरेट पीता हूँ, मेरे को ये तकलीफ़ होती है. बट सेकेंडरी जैसे हाँ उसके साथ रहने वाले, सबसे ज़्यादा साथ रहने वाले लोग हमको बताएंगे. फैमिली के मेंबर्स बता सकते हैं, उसकी वाइफ बता सकती है, उसके फ्रेंड बता सकते हैं, उसके जो जहाँ पे काम करता है जॉब के कोवर्कर्स बता सकते हैं, नेबर्स बता सकते हैं. तो ये जो है वो सेकेंडरी हो जाएंगे. ठीक है, क्लियर. जब पेशेंट नहीं बोल पाता है, ऐसे सिचुएशन में नहीं है, डिप्रेशन में है, उसका एक्सीडेंट हो गया है, तो उसके टाइम हम पेशेंट के सब्जेक्टिव सेकेंडरी डेटा लेते हैं. ठीक है, पर वो उतने सटीक नहीं होते हैं जितना प्राइमरी पेशेंट होता है ना. चलो, तो आपको ये क्लियर है. असेसमेंट में 2 डेटा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव. सब्जेक्टिव के भी 2 टाइप, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. ऑब्जेक्टिव को ओवर्ट डेटा, सब्जेक्टिव को कोवर्ट डेटा भी बोला जाता है. वेरी गुड. Remember that assessment is the first steps in the nursing process. Analysis questions are the most difficult questions because they require critical thinking. हमको पेशेंट को कौन से क्वेश्चन पूछना है, कैसे पूछना है, ये सब जो है वो सबसे क्रिटिकल थिंकिंग होता है, और उसको कैसे हम एनालाइज करेंगे ये भी ज़रूरी होता है. सेकेंड इज़ दी RDP. बराबर, RDP का सेकेंड D हम यहाँ पे देखेंगे कि नर्सिंग डायग्नोसिस. इट इज़ अ क्लिनिकल जजमेंट अबाउट इंडिविजुअल, फैमिली एंड कम्युनिटी रिस्पॉन्स. जो भी सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स हमको मिला उसके अकॉर्डिंग, और ऑब्जेक्टिव एक्चुअल एंड पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स के ऊपर से, एक्चुअली उसकी क्या प्रॉब्लम है और पोटेंशियली उसकी क्या प्रॉब्लम है, उसके ऊपर से हम डायग्नोसिस बनाएंगे. बिफोर प्लान एनी स्पेसिफिक इंटरवेंशन, नर्सिंग डायग्नोसिस शुड बी मेड दैट मे कोरिलेट्स टू सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डेटा. ये कोरिलेट होगा सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डेटा मतलब असेसमेंट के.
फिर हमारे पास क्या है, यस पूरा ये होलिस्टिक केयर नीड है ना। तो उसमें पहला है असेसमेंट, डेटा कलेक्शन, नर्सिंग हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री, प्रोफेशनल ऑब्जर्वेशंस, फिजिकल एग्जामिनेशन, डायग्नोस्टिक टेस्ट रिजल्ट। ये सब कैसे है, फिजिकल एग्जामिनेशन, डायग्नोस्टिक टेस्ट रिजल्ट, प्रोफेशनल ऑब्जर्वेशन, ये जो है ठीक है, ये सारी चीज़ें ऑब्जेक्टिव में, नर्सिंग हिस्ट्री ये भी, और मेडिकल हिस्ट्री जो पेशेंट की हम लेंगे वो पेशेंट बताएगा, मतलब ये सब्जेक्टिव में जाएंगी। नर्सिंग डायग्नोसिस, आइडेंटिफाई, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, हाई रिस्क फैक्टर्स और प्रॉब्लम्स, परफॉर्म फोकस्ड असेसमेंट, फॉर्मुलेट नर्सिंग डायग्नोसिस स्टेटमेंट, स्टेटमेंट बना जाएगा इसमें, आइडेंटिफाई एंड सीक ऑर्डर्स, डायरेक्शंस फ्रॉम अप्रोप्रिएट हेल्थ टीम मेंबर्स फॉर कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम्स, प्लानिंग होगी, अड़पी है ना पूरा, ये पूरा है ना अड़पी, ये ए डी पी आई और ई हो गए 5। ओके, प्लानिंग, सेट प्रायोरिटीज करेंगे, डेवलप रिटन आउटकम स्टेटमेंट्स, फॉर्मुलेट नर्सिंग इंटरवेंशंस, फॉर्मुलेट एंटिसिपेटेड थेराप्यूटिक आउटकम्स, इंटरग्रेट आउटकम्स क्लासिफिकेशन सिस्टम्स इनटू क्रिटिकल पाथवेज एंड और केयर प्लान्स। अभी इम्प्लीमेंटेशन, ये जो किया प्लानिंग उसको करना है, ये डू है, ये डन है, हो जाएगा यहाँ पे। तो मीट फिजिकल एंड इमोशनल नीड्स, यहाँ पे मिल जाएगी उसको नीड्स, प्रोवाइड फॉर पेशेंट सेफ्टी, परफॉर्म मॉडिफाइड नर्सिंग इंटरवेंशन, मॉनिटर फॉर पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस, एक्चुअल यहाँ तक हो गई, पोटेंशियल अब देखेंगे, परफॉर्म ऑनगोइंग असेसमेंट, कंटिन्यू चालू रहेगा, डॉक्यूमेंट केयर डिलीवर्ड एंड पेशेंट रिस्पॉन्स, इवाल्यूएशन लास्ट, जिसके अंदर रिजल्ट देखेंगे। अगर आपका प्लानिंग गलत गया तो फिर से पूरा करना पड़ेगा, मतलब आप गलत गए हो बराबर, आपका जो एंड रिजल्ट होना चाहिए वो नहीं मिला, फिर से करना पड़ेगा। और अगर अच्छा गया तो पेशेंट को हम डिस्चार्ज करके घर भेज देंगे। इवाल्यूएशन, डॉक्यूमेंट रिवाइज आउटकम अटेनमेंट, कंटिन्यू केयर और स्टार्ट रेफरल टू कम्युनिटी बेस्ड हेल्थ एजेंसी और डिस्चार्ज प्रोसेस। ओके, ये पूरा होलिस्टिक केयर नीड्स हमारा नर्सिंग प्रोसेस आरपी है। ओके, थर्ड वन इज दी प्लानिंग। तो प्लानिंग कैसे होगा, प्लानिंग क्वेश्चंस रिक्वायर प्रायोरिटाइजिंग द क्लाइंट्स प्रॉब्लम्स, डिटरमाइनिंग द गोल्स एंड आउटकम क्राइटेरिया फॉर केयर एंड कम्युनिकेटिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग द प्लान ऑफ केयर। ऑलवेज गिव्स फर्स्ट प्रायोरिटी टू द एक्चुअल क्लाइंट प्रॉब्लम, बराबर, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलेंगी, द एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद में पोटेंशियल क्लाइंट प्रॉब्लम्स को दी जाएगी प्रायोरिटी। फोर्थ वन इज द इम्प्लीमेंटेशन, बराबर, जो प्लानिंग किया अब उसको इम्प्लीमेंटेशन करना है ना। तो इम्प्लीमेंटेशन क्वेश्चंस एड्रेस द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग केयर, काउंसलिंग एंड टीचिंग, प्रोवाइडिंग केयर टू अचीव एस्टेब्लिश्ड गोल्स, ऐसी केयर कि जिससे हमारा गोल्स एस्टेब्लिश्ड होगा, सुपरवाइजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग केयर एंड कम्युनिकेटिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग नर्सिंग इंटरवेंशन। इवैल्यूएशन, फिफ्थ वन, दिस फेज रिक्वायर्स द नर्स टू डिटरमाइन इफेक्टिवनेस ऑफ नर्सिंग केयर, जो हमने अभी तक केयर दी ना उसका इफेक्टिवनेस कितना है। इफ नर्सिंग केयर एंड इम्प्लीमेंटेशन इज नॉट इफेक्टिव, अगर ये केयर और इम्प्लीमेंटेशन इफेक्टिव नहीं होगा, देन इट्स नीड टू रिस्टार्ट नर्सिंग प्रोसेस, पूरी नर्सिंग प्रोसेस फिर से स्टार्ट करनी पड़ेगी। ओके, फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप से कौन सा था फर्स्ट स्टेप, यस असेसमेंट। ओके, और ये लास्ट स्टेज एंड है जिसमें हमको रिजल्ट मिलेगा, एंड रिजल्ट, और अगर ये अच्छा रहा, हमारा गोल सही था, तो हमारा आउटकम मिलेगा और इससे हमारी पेशेंट की नीड फुलफिल और पेशेंट को हम डिस्चार्ज दे पाएंगे। अगर नहीं हुआ तो रिस्टार्ट करना पड़ेगा। बेसिक ऑफ द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में बेसिकली क्या देखना पड़ता है, ये पूरा उसका सेटअप, क्लाइंट्स, यूनिट, एनवायरनमेंट्स। ये एक डेटा है जो आपको याद रखना है पूरा अभी जो आएगा इसके लिए, कि 1 इंच इज इक्वल टू होता है 2.55 सेंटीमीटर, 1 इंच इज इक्वल टू होता है 2.54 सेंटीमीटर, 1 इंच इज इक्वल टू होता है 2.55 सेंटीमीटर। क्लाइंट्स, यूनिट, एनवायरनमेंट में हॉस्पिटल में टेम्परेचर 20 to 22 डिग्री सेल्सियस, ह्यूमिडिटी 40 to 60 डिग्री 60%, एयर मूवमेंट 15 to 45 फीट्स पर मिनट, नॉइज़ लेवल यहाँ पे अकॉर्डिंग टू WHO नाइट के डे के टाइम 35 to 40 डेसिबल्स हो सकता है, बट जो नाइट है उसमें
20 to 40 डेसिबल्स रखना चाहिए। ये है बेड साइज। बेड साइज में लेंथ आएगा हमारा 78 इंचेस, विथ आएगा 38 इंचेस, हाइट फ्रॉम द फ्लोर, फ्लोर से बेड की हाइट होनी चाहिए 28 इंचेस कम, ताकि पेशेंट यहाँ से भूल से अपने साइड रेल ना लगाई हो और गिरे तो भी सीधा यहाँ पे गिरे, उसको ज़्यादा चोट ना लगे। इसके लिए 78, 38 एंड 28, लेंथ 78 विथ 38 एंड हाइट 28। वेरी नाइस। चलो अभी हमने बेड तो ला दिए, हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट भी सेट कर दिया, बेड पे डालेंगे हम क्या, मैट्रेस। तो मैट्रेस ये गद्दा कितना होगा, इसका लेंथ 190 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको सिर्फ इंचेस का याद रखना है, क्योंकि आपको कन्वर्टेशन पॉइंट मैंने दे दिया है कि अगर आपको कभी भी क्वेश्चन सेंटीमीटर में पूछा जाए तो आप यू हैव कन्वर्टेड। ठीक है, 1 इंचेस इज इक्वल टू 2.55 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पे सब कुछ हम इंचेस के अंदर ही याद रखेंगे। लेंथ होती है इसकी 76 इंचेस, विड्थ होती है 36 इंचेस, थिकनेस होती है 4 इंचेस। ओके, क्योंकि ये बेड के साइज से थोड़ा कम होगा ना। बेड की साइज यहाँ पे कितनी थी, लेंथ 78 थी, कितनी हो गई 76, दो कम है देखो, और थिकनेस इसकी 4 इंचेस। क्लियर है। आगे विड्थ कितना था 38, यहाँ पे कितना है विड्थ 36, कम होगी ना किसकी, इसके अंदर सेट होना चाहिए, बाहर नहीं आना चाहिए गद्दा। ओके, बेड सीट्स, ये बेड सीट्स देखो वो बड़ी होगी थोड़ी। लेंथ है इसकी 108 इंचेस, विड्थ है 76 इंचेस। फोल्ड ऑफ द बेड सीट को हमको 6 फोल्ड के अंदर जो है आपको बना के रखना होता है। ठीक है, इसको लेंथ देखो जरा कि 78 जो था हमारा यहाँ पे था, है ना, और विड्थ यहाँ पे 38 थी हमारे बेड की, यहाँ पे कितनी हो गई इसकी डबल, और ये देखो 70 इससे हो गया 108, और आगे जब मैट्रिक्स का था तो 76 एंड 36 था, है ना। ऐसा करके पढ़ोगे तो काफ़ी इजी है ये। चलो अभी ये रो सेट, तो इसका लेंथ होता है 60 इंचेस, विड्थ होता है 4 इंचेस। इसको फोल्ड किया जाता है 3 फोल्ड के अंदर। बेड से इसको कितने फोल्ड में करते थे, 6। रो सेट को 3 फोल्ड। रो सेट शुड बी प्लेस्ड ऑन द मैट्रेस, इसको मैट्रेस के ऊपर 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द हेड एंड साइड। हेड एंड साइड जो है पेशेंट की, पिलो जहाँ पे रहता है उससे 25 सेंटीमीटर जो है नीचे की साइड इसको रखा जाएगा, पेल्विक एरिया के साइड। पिलो कितने का होगा, लेंथ होगी इसकी 60 सेंटीमीटर, विड्थ होगा 45 सेंटीमीटर, थिकनेस होगा 10 सेंटीमीटर, सेम एज द मैट्रेस। मैट्रेस भी 10 सेंटीमीटर का ही था थिकनेस, देखो 4 इंचेस। ओके, क्लियर है रो सेट का। ओके, 3 फोल्ड 25 सेंटीमीटर। ओके ओके ओके, और पिलो का 10 सेंटीमीटर थिकनेस, सेम एज द मैट्रेस। पिलो कवर 5 ज़्यादा, 60, 65, 45, 50। कीप द पिलो ओपन अपोजिट टू द एंट्रेंस टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। मान लो कि मेरा दरवाज़ा इस साइड है, तो अगर मैंने यहाँ पे पिलो रखा तो इसका ओपनिंग यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से इन्फेक्शन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे, उसके अंदर घुस जाएंगे, समझे। तो पिलो का ओपनिंग इस साइड होगा, एंट्रेंस के अपोजिट साइड होगा, इन्फेक्शन को रोकने के लिए। इतनी छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखी जाती है। कीप द पिलो ओपन अपोजिट टू द एंट्रेंस टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन। गुड। मैकिन्टोस, मैकिन्टोस वाटरप्रूफ कॉट है, जिसमें वाटरप्रूफ रहता है। ये शुड बी प्लेस्ड ऑन द बेड 30 सेंटीमीटर 37 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द हेड एंड ऑफ द क्लाइंट। जैसे कि हमने रोसेट का देखा था, उसको हमने कहाँ तक रखा था पेशेंट के, 25 सेंटीमीटर हेड एंड से 25 सेंटीमीटर अवे रखेंगे किसको, ड्रोसेट को। और इसको देखो हेड एंड से 37 सेंटीमीटर अवे रखना है। ड्रोसेट को कितना रखा था 25, और इसको कितना रखना है 37। नेवर फोल्ड द मैकिन्टोश, मैकिन्टोश को कभी फोल्ड नहीं करना है, क्योंकि ये रबर का है ना, तो बेंड हो जाएगा, टूट जाएगा, ब्रेकेबल हो जाएगा। इसके लिए इसको कभी फोल्ड नहीं करना है, इसको रोलिंग मैनर में वो करते। देखो इस इमेज में भी दिखाया गया है ना रोलिंग में कैसे इसको रखा गया है, इसीलिए मैंने ऐसा लिया है। ठीक है, तो 37 सेंटीमीटर ये इसको अवे रखेंगे हेड एंड साइड से पेशेंट के, ये भी पेल्विक साइड ही रहेगा। नेवर फोल्ड द मैकिन्टोस, इसको कभी फोल्ड नहीं करते हैं, इसको रोल्ड करते हैं। कलर ऑफ मैकिन्टोस इज वन साइड रेड, एक बाजू रेड होता है, देख लो ये भी, एक साइड रेड है दूसरी साइड ग्रीन है। क्यों है, इसके पीछे पर्पस है।
रेड और वाइल अनदर साइड इसका ग्रीन कलर रहता है। वन अप्लाइंग इट ऑन द बेड, जब इसको बेड पे रखते हैं, देन ग्रीन पार्ट ऑफ इट स्टेज ऑन टॉप, इसको टॉप साइड जो है पेशेंट जिस पे रहेगा वो ग्रीन होगा, सो दैट इफ एनी ब्लड लॉस अकर्स, अगर कोई भी ब्लड लॉस होता है तो ग्रीन कलर पे हमके इजीली आइडेंटिफाइड हो जाएगा। इसीलिए देखना आप ओटी में भी सर्जन की ड्रेस और सब कुछ रैपिंग और सब कुछ किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का। इसी वजह से होता है कि अगर उस पर ब्लड लगे तो जल्दी से आइडेंटिफाई हो जाए, है ना, इसी वजह से होता है। तो ब्लड लॉस को हम इजीली आइडेंटिफाई कर सके फ्रॉम वुंड साइड कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड। प्लेस द मैकिन्टोस डाउन द ड्रो सीट के डाउन रखना है, क्योंकि ड्रो सीट जो है ना वो क्लोथ मटेरियल है थोड़ा, है ना, ये रबर है, तो इससे पेशेंट की स्किन और दोनों के साथ फ्रिक्शन होगा, बेडसोर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए मैकिन्टोस को नीचे रखना है, ड्रो सीट को उसके ऊपर रखना है। टू प्रिवेंट स्किन इरिटेशन बाय पर्सपिरेशन, बिकॉज मैकिन्टोस जो है वो रबर का बना हुआ है, इसलिए इसको पेशेंट के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं रखना है। टाइप्स ऑफ बेड के बारे में बात करें तो एक है हमारे क्लोज बेड, ये है आपका क्लोज बेड। इट इज़ मेड आफ्टर डिस्चार्ज ऑफ द क्लाइंट के डिस्चार्ज के बाद बनता है। ओपन बेड, ये ओपन बेड है जिसमें देखो ये इसको फोल्ड करके रखा गया है, वेलकमिंग बेड है। दिस टाइप ऑफ बेड इज़ वैकेंट बेड फॉर द न्यू पेशेंट आ ही रहा है, उसके एडमिशन के लिए है, तो इसको एडमिशन बेड भी बोलते हैं। और ये ऑक्यूपाइड बेड है, ये कैसा ऑक्यूपाइड, पेशेंट है ही, है ना, इट मीन्स दिस बेड इज बुक्ड फॉर पेशेंट्स और क्लाइंट इज ऑलरेडी देयर, या फिर क्लाइंट पहले से है। तो क्लोज बेड, ओपन बेड एंड ऑक्यूपाइड बेड, ठीक है। चलो ये बेड क्रेडल है, तो इट इज़ मेटल अम्ब्रेला लाइक डिवाइस, ये मेटल का अम्ब्रेला लाइक डिवाइस है। प्लेस्ड अंडर द टॉप सीट ऑफ द क्लाइंट, और इसी के ऊपर जो है वो टॉप सीट डाला जाता है। टू प्रिवेंट टॉप सीट टचिंग टू द क्लाइंट्स बॉडी, इसी की वजह से कि पेशेंट की बॉडी को डायरेक्ट टॉप सीट नहीं अटैच हो पाए, नहीं टच कर पाए। इट इज़ यूज्ड इन क्लाइंट्स विद बर्न, जो क्लाइंट बर्न से सफ़र हुआ है, उसको स्किन अल्सर्स है, मेजर ओपन वुंड्स है, या फिर क्लाइंट को रिमेटोइड आर्थराइटिस है, तो उसके अंदर हम यूज़ करते हैं यही बेड क्रेडल का। क्यों यूज़ होता है, क्योंकि टॉप सीट कांटेक्ट में नहीं आएगा पेशेंट की स्किन के डायरेक्टली, इसके ऊपर रहेगा, तो पेशेंट की स्किन को डायरेक्टली टच नहीं होने की वजह से इरिटेशन नहीं होगा, अच्छा लगेगा उसको। वरना रिमेटोइड आर्थराइटिस में भी पेशेंट को इतना पेन होता है ना कि कपड़ा भी छुए ना तो भी पेशेंट को पेन होता है, इसके लिए इसका यूज़ होता है। माइटर्न्ड कॉर्नर आपने सुना हो तो, माइटर्न्ड कॉर्नर बनाते हैं ऐसे, और यही बनाने से अब बेडशीट इतनी टाइट रहती है कि खिसकती भी नहीं है। तो माइटर्न्ड कॉर्नर, इट इज़ एन स्पेशली फोल्डिंग टेक्निक दैट सिक्योर द लिनन अंडर द मैट्रेस, सी द फिगर, बहुत ही अच्छे से लिनन रहेगी मैट्रेस के अंदर, खिसकेगी भी नहीं, दैट इज कॉल्ड द माइटर्न्ड कॉर्नर। क्लोज्ड बेड, वन विद द लिनन पुल्ड टू द टॉप, देखो ये रहा क्लोज बेड, वन विद द लिनन पुल्ड टॉप तक किया हुआ है लिनन को, है ना, ये क्लोज्ड बेड है ना। पुल टॉप ऑफ द बेड, दिस बेड इज रेडी फॉर द न्यू क्लाइंट, ये न्यू क्लाइंट के लिए रेडी है, अभी आया नहीं है, ठीक है, बुक भी नहीं हुआ है। ओपन बेड, वन वेयर द लिनन फोल्डेड बैक, जहाँ पे लिनन फोल्डेड बैक होती है, सी, ओके। ओके, तो देखो ये रहा आपका बैक टू द लिनन, ओके, तो ये रहा आपका ओपन बेड, है ना, वही बोला है ना आपको इसके बारे में। फोल्डेड बैक सो दैट रेसिडेंट कैन क्लाइंब इनटू द बेड, जो रेसिडेंट है इसको क्लाइंब कर देगा इनटू द बेड ड्यूरिंग द डेज एज नीडेड, जब डेज इसकी नीडेड होगी तब। अभी है आपके पास सीक्वेंस ऑफ बेड मेकिंग। ऑक्यूपाइड बेड को आप कैसे बनाओगे और अनऑक्यूपाइड बेड को आप कैसे बनाओगे, जिसमें पेशेंट ऑलरेडी है, जो बुक हो चुका है ना, उसको कैसे बनाओगे, और अनऑक्यूपाइड जहाँ पे पेशेंट है ही नहीं, ठीक है, क्लोज्ड बेड को कैसे बनाओगे। सब देखो, ऑक्यूपाइड बेड बॉटम टू टॉप, बॉटम में सबसे पहले क्या चाहिए, कॉट चाहिए, कॉट के ऊपर मैट्रेस चाहिए, मैट्रेस के नीचे और मैट्रेस के ऊपर चाहिए बॉटम सीट, फिर मैकिन्टोस, उसके ऊपर क्या आ जाएगा, मैकिन्टोस, फिर क्या आ जाएगा उसके ऊपर ड्रो सीट, क्योंकि रबर का है तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आना चाहिए, इसके लिए ऊपर रखा ड्रो सीट, उसके ऊपर आ जाएगा हमारा पेशेंट,
फिर उसके ऊपर आ जाएगा टॉप सीट, और फिर हम उसको ब्लैंकेट की रिक्वायरमेंट है तो देंगे, वरना नहीं। अनऑक्यूपाइड बेड, पेशेंट जो है वो नहीं है, पर बेड तो होगा, मैट्रेस भी होगी, बॉटम सीट भी होगी, मैकिंटोश, रोज सीट, टॉप सीट पहले हो जी, फिर ब्लैंकेट और काउंटर पान रखेंगे, क्योंकि टू प्रिवेंट डस्ट एज लॉन्ग एज बेड इज एम्प्टी। अगर बेड ज़्यादा टाइम तक एम्प्टी रहा, फिर पेशेंट आता है, तो हमको उस पे से डस्ट साफ करने के लिए वहाँ पे काउंटर पान रखा हुआ है। इंटरवेंशंस और एक्शंस ऑफ द नर्सेज, जो नर्सेज एक ऐसा इंटरवेंशन होता है जो इंडिपेंडेंट करती है, जिसमें उसका किसी का भी जो है ऑर्डर नहीं चाहिए, और एक ऐसा होता है जो डिपेंडेंट, जब तक कोई हेल्थ केयर प्रोवाइडर डॉक्टर उसको आके ना बोले कि आप ये दवाई उसको चालू करो, इतने डोज के अंदर चालू करो, तब तक वो चालू नहीं कर सकती है। ये दो तरीके के हम देखेंगे। पहला है इंडिपेंडेंट इंटरवेंशंस ऑफ नर्सेज, जिसमें किसी का भी नर्स को सुनना नहीं है, नर्स को किसी के भी ऑर्डर नहीं चाहिए, इन विच नर्सेज डू द एक्शंस बेस्ड ऑन नर्सिंग्स बॉडी ऑफ नॉलेज, जो उसके अकॉर्डिंग टू नॉलेज के थ्रू, स्टेट प्रैक्टिस एक्ट दैट डू नॉट रिक्वायर डॉक्टर्स ऑर्डर, जिसके अंदर उसको डॉक्टर के ऑर्डर की भी ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल असेसमेंट एंड टीचिंग देने के लिए उसको कोई डॉक्टर का ऑर्डर नहीं चाहिए। वाइटल साइंस के लिए जो उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, उसके लिए भी उसको कोई डॉक्टर का ऑर्डर नहीं चाहिए। कौन से होते हैं वाइटल साइन? टी, पी, आर, बीपी, पेन, मेनली 5, SpO2, पीपल रिस्क, ये सब के लिए उसको कोई डॉक्टर का ऑर्डर नहीं चाहिए। मीटिंग हाइजीन नीड्स, सैनिटेशन मेंटेन करने के लिए, एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए, फिजिकल एग्जामिनेशन, मतलब क्या करेंगे हम? क्या करेंगे? परकशन करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, पाल्पेशन करेंगे, अस्कल्टेशन करेंगे, है ना, IPPA ये सीक्वेंस है, इंस्पेक्शन, परकशन, पाल्पेशन, अस्कल्टेशन। इसके लिए भी उसको कोई डॉक्टर का ऑर्डर नहीं चाहिए। मोबिलिटी थेरापी, पेशेंट का मूवमेंट चेंज करवाना है, इन्फेक्शन कंट्रोल करना है, नर्सिंग का केयर प्लान बनाना है, अल्कोहल अब्यूज़ कंट्रोल करवाना है, नशा मुक्ति केंद्र, पोजीशनिंग थेरापी, यही मोबिलिटी थेरापी, पोजीशनिंग थेरापी, पेशेंट का पोजीशन चेंज करना है एवरी 2 आवर्ली, बेड सोर का केयर करना है, बेड सोर का केयर ही पोजीशन चेंज है एवरी 2 आवर्ली अगर पेशेंट सोया हुआ है, और अगर पेशेंट चेयर के अंदर है तो एवरी 30 मिनट्स उसका पोजीशन चेंज करना। इसमें भी नर्स को किसी का भी ऑर्डर नहीं चाहिए, ठीक है। डिपेंडेंट इंटरवेंशंस ऑफ नर्सेज, जिसके लिए उसको डिपेंडेंस रहना पड़ेगा, जब तक कोई बोलेगा नहीं वो कर नहीं सकती है। इन विच एक्शन रिक्वायर डायरेक्शन एंड प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर, उसको डायरेक्शन का रिक्वायर है किसी के, या फिर प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर जब लिखेगा तब करेगी। डॉक्टर एस्टेब्लिश्ड प्रोटोकॉल्स दैट रिक्वायर स्पेसिफिक नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड टेक्निकल नॉलेज के अकॉर्डिंग वो देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अप्लाइड रिस्ट्रेंट्स, पेशेंट को रिस्ट्रेंट कब करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन, दवाई देना, ट्यूब फीडिंग देना, राइस ट्यूब फीडिंग, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग, ड्रेसिंग्स को चेंज करना, एंड कैथेटर को इंसर्शन करने का ऑर्डर लिख के देना। कैथेटर इंसर्ट नहीं करेंगे, सिर्फ ऑर्डर लिख के देंगे, ये कर दो, फिर हमको कर देने का, समझे। तो ये है हमारे इंडिपेंडेंट, हमको इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा? इंडिपेंडेंट की डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। आओ डॉक्टर साहब बताएंगे तो हम ही कि इसको ऐसा हो रहा है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, डॉक्टर बोलेगा तो ठीक है आप उसको कैथेटर लगा दो, मैं लिख के दे रहा हूँ। कैसी बात है ना, बताए थे हम, डिसीजन हमने ही बोला, उसने सिर्फ लिख के दिया और हमको करना है, क्योंकि वी आर नर्सेज, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। क्योंकि कुछ भी होगा तो कौन जाएगा? डॉक्टर साहब, है ना। चलो गुड, तो ये एग्जाम्पल्स क्लियर है यहाँ पे, ओके। इंडिपेंडेंट के, और अभी कोलाबोरेटिव इंटरवेंशंस, पूरी टीम के साथ मिलके करने का काम, कोलाबोरेटिव इंटरवेंशंस इन विच नर्सिंग एक्शंस दैट रिक्वायर कोऑपरेशन चाहिए होगा ना, अगर हेल्थ केयर टीम के साथ काम करना है तो, एंड कोऑर्डिनेशन विद अदर हेल्थ टीम मेंबर्स। फॉर एग्जांपल कोऑर्डिनेटिंग विद स्पीच थेरापिस्ट, फिजिकल थेरापिस्ट, फार्मासिस्ट, लेबोरेटरी स्टाफ, हेल्थ टीम, डाइटिशियन, फिजियोथेरापिस्ट एंड मैनी मोर टीम, ओके। सबके साथ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन रखना, वो कोलाबोरेटिव इंटरवेंशंस हैं। तो कितने इंटरवेंशंस थे? इंडिपेंडेंट नर्सिंग इंटरवेंशंस, डिपेंडेंट नर्सिंग इंटरवेंशंस एंड कोलाबोरेटिव नर्सिंग इंटरवेंशंस। आई होप कि आपको ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। ऐसे ही हम सब हर एक सब्जेक्ट की सारी थ्योरी MCQs को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। सेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका सिर्फ और सिर्फ नॉर्सेट 8 के लिए है।
हाँ, काफ़ी सारे नर्सिंग एग्ज़ाम्स के लिए यूज़ कर सकते हो, पर मैं बताना चाहती हूँ कि हम अभी का जो शेड्यूल वाइज का क्वेश्चन है, जिसमें हम सारी थ्योरीज देखेंगे 12 हफ्ते अप्रैल के पहले, जब हमारी एग्ज़ाम होने वाली है प्रीलिम्स ऑफ द नॉर्सेट 8, ठीक है, ये उसके लिए है। आपको अच्छा लगा होगा सेशन, मैं ऐसा मानती हूँ, आपने एन्जॉय किया होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपको कैसा लगा। आपको कोई क्वेरी है तो ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को लेकर।